रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 2। आओ मियाँ चले आओ। और मैं एक तवील सांस लेकर उनके साथ साथ चल पड़ा। हम मकान की डेवरी में दाखिल हुए और रशीद साहब ने सूट रखते हुए कहा, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ, बस 1 मिनट सब्र करो। और वो दौड़ने के से अंदाज में अंदर दाखिल हो गए। फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया और मैं बैरूनी कमरे में दाखिल हो गया। मेहमान खाना ही था। 2 बिस्तर नफासत से बिछे हुए थे, कुर्सियां पड़ी हुई थी, दरमियान में फर्शी रखी हुई थी। खासा कुशादा और हवादार कमरा था जिसमें एक दरवाज़ा गुस्ल खाने की तरफ भी जाता था। बस अब यहाँ आराम करो, मुंह हाथ धो लो, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ, उन्होंने कहा। बेहतर, मैंने कहा और रशीद साहब अंदर चले गए। मैं मुस्कुराते हुए इन हालात के बारे में सोचने लगा, लेकिन एक खूबसूरत सी बच्ची की आमद ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। 8-9 साल की बच्ची थी। चेहरे पर शरारत और मासूमियत का इम्तजाज था। बड़ी बड़ी आंखें दिलचस्पी से मुझे देख रही थीं, लेकिन उनमें शर्म भी थी। उसने बड़े अदब से मुझे सलाम कहा और एक चप्पल मेरे पाँव के नज़दीक रखकर, जूते उतार दीजिए भाईजान, उसने शीरी आवाज़ में कहा। बहुत बेहतर नन्ही सी बहन, मगर पहले तारफ़ तो हो जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खादमा को अफशां कहते हैं। बहुत खूब, हमें सरफराज कहते हैं। नहीं, आपको सिर्फ भाईजान कहते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली। अबू मियाँ ने यही बताया है। ओह, और मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप भाईजान ही कहें, लेकिन एक शर्त पर। फरमा दीजिए, आप हमारी सचमुच की बहन बनना पसंद करेंगी? गौर करेंगे, पहले आपको परखेंगे, आप किस किस्म के भाई हैं। बच्ची ने कहा। बड़ी मासूम मगर शरीर लड़की थी, यकीनन रशीद साहब की बेटी थी। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम मुंह हाथ धो लें। ज़रूर, सफ़र की थकान भी होगी। ओहो, तो आपको मालूम हो गया कि हम सफ़र से आ रहे हैं? जी हाँ, अबू जान ने बता दिया, और आपके लिए नाश्ता तैयार हो रहा है। हाँ, आप अपनी मोहब्बत का सबूत हमें नाश्ते में शामिल करके ज़रूर दीजिएगा। यकीनन यकीनन, हम आपके बगैर नाश्ता नहीं करेंगे, मैंने कहा, और वो मुस्कुराती हुई भाग गई। मैं गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ा, हाथ मुंह धोकर फारग हुआ और बाहर निकल आया। फिर बैठे हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि रशीदुद्दीन साहब आ गए। लिबास तब्दील कर चुके थे। उनके पीछे एक मुलाजम ट्रे संभाले हुए अंदर आया और उसने दरमियानी मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता तो हम कर चुके हैं मोहतरम, मैंने कहा। वो सफरी नाश्ता था और फिर अभी खाने के वक्त में बहुत देर है। ये हल्की फुल्की चीज़ें हैं और तुम माशाल्लाह जवान आदमी हो, बिस्मिल्लाह करो। मैंने बेतकल्फ़ी से हाथ मारने शुरू कर दिए। रशीद साहब भी मेरे साथ शरीक थे। नाश्ते के दौरान मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था। खलूस ऐसे भी मिल जाता है, जिस चीज़ की तलब करो वो मुश्किल हो जाती है, और बाद औक़ात या फिर हम गलत जगहों पर उसे तलाश करते हैं। रशीदुद्दीन से मेरा क्या वास्ता, बस चंद लम्हात के हम सफ़र। लेकिन उस शख्स के पास बेलौस मोहब्बत मौजूद है। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी, क्या मुलाजमत शुरू कर दूं? क्या मैं मुलाजमत कर सकूंगा? 1000 रुपये पास मौजूद हैं, ये आरिफ साहब को वापस करने हैं। ठीक है, वो मेरा दोस्त है,
लेकिन उधार तो उधार है। नाश्ता कर लिया था, जहन में बहुत से प्रोग्राम मुरतब हो रहे थे। थोड़ा अरसा मुलाजमत करना ही पड़ेगी। आरफ के पैसे वापस कर दूं, कुछ रकम जमा कर लूं और उसके बाद मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करूं। यही बेहतर है, यही मुनासिब है। मैंने फ़ैसला कर लिया। सरफराज मियाँ रशीद साहब की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जनाब, भाई किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं भाई, फ़िक्रमंद हो गए। मेरी ख्वाहिश है मियाँ के फ़िक्र को जहन से निकाल दो। मैं मौजूद हूँ, घर मौजूद है। मैं तुम्हारे ज़्यादा हालात नहीं खरीदूँगा। बस यूँ समझो कि ये तुम्हारा घर है। जब भी मुलाज़मत मिल जाए मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। दरअसल बात यह है मियाँ कि मेरा कोई बेटा नहीं है। माशाल्लाह 5 बच्चियाँ हैं। हमेशा से बेटे की आरज़ू है। साले किस्म के नौजवानों को देखकर एहसास होता है कि काश कोई बेटा होता। गैर अपने मुश्किल से बनते हैं, लेकिन तलब को क्या किया जाए। बड़ी मुतासर कुन गुफ्तगू थी। अब मैंने उसके जवाब में कुछ ना कहा। कोई ज़िम्मेदारी कैसे कबूल कर सकता था? मेरी निगाहों के सामने तो कोई भी रास्ता नहीं था। अरे भाई नफीस, नफीस, उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी अच्छे मियाँ। मुलाजिम कमरे में दाखिल हो गया। बेगम को भेज दो। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो कबाड़ के पीछे से उन्हें देख चुकी होंगी, लेकिन उन्हें यहाँ भेज दो। मुलाजिम चला गया और थोड़ी देर के बाद एक पाकीज़ा शक्ल की खातून अंदर आ गई। ये मेरी 40 साला मुअन्नस है। तुम्हारे लिए एक हमदर्द माँ साबित होगी। बेगम, ये सरफराज मियाँ हैं। कुशादा पेशानी और रोशन आंखों से इनकी फरासत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बस मेरी ख्वाहिश है कि इन्हें तकलीफ़ ना हो। ऐसा ही होगा, बेगम साहबा ने कहा। अच्छा भाई सरफराज मियाँ, हमें इजाज़त। मुमकिन है कि दोपहर के खाने में तुम्हारे साथ शरीक ना हो सके। नवाब साहब को हाज़िरी देनी है। बेहतर है तुम यहाँ आराम करो। सोना चाहो तो सो जाओ, हमें तो रात ही को नसीब होगी। मुलाजिम पेशा आदमी है। रशीद साहब उठ गए। बेगम साहबा थोड़ी देर तक बैठी रहीं और फिर वो मुझे आराम का मशवरा देकर चली गईं और मैं एक मुसहरी पर लेटकर अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर गौर करने लगा। घर से कदम निकाल दिया था। देखना यह था कि अब ज़िंदगी कौन कौन से मोड़ इख्तियार करती है। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर आहट सुनाई दी और मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। अजनबी जगह थी। बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था, लेकिन दरवाजे से दाखिल होने वाला चेहरा बड़ा शगुफ्ता था। मेरी जानी पहचानी अफशां थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और अफशां के नन्हे नन्हे लब भी मुस्कुरा उठे। क्या हमें इस मुदाखलत पर माजरत करना पड़ेगी? उसने शीरी आवाज़ में कहा। कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है इस तकल्लुफ़ की, मैंने जवाब दिया। हाँ, तकल्लुफ़ात हमें भी पसंद नहीं हैं। वैसे हमें यह देखकर खुशी हुई है कि आप मुस्कुराना भी जानते हैं। क्या मतलब? मुस्कुराने वाले हमेशा हमें पसंद हैं। अल्लाह ना करे महफूज मियाँ जैसे लोगों से वास्ता पड़े। महफूज मियाँ कौन है? अम्मी जान की खालाजाद बहन के नंद के लड़के थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स में तशरीफ़ लाए थे। 1 हफ़्ता रहे, एक बार भी नहीं मुस्कुराए। बस सूरत पर झाड़ू फिरी रहती थी। अल्लाह की पनाह 10 दिन गिनते नहीं थे कि कब जाएं। अफशां, एक भींची भींची सी आवाज़ उभरी तो अर्ज़ कर रही थी कि दोपहर के खाने में क्या खाइएगा। अफशां जल्दी से बोली। मगर वो महफूज मियाँ, मैंने कहा और अफशां ने जल्दी से होंठों पर उंगली रख दी। जो आप पसंद करें खिला दें, मैंने कहा। आपकी कोई पसंदीदा शय? आपकी और हमारी पसंद यकसां होगी। हमें तो कीमा भरे करेले बहुत पसंद हैं। मौसम की चीज़ है, फरमाइश करें तो पक जाएंगे। आप अपनी पसंद से जो कुछ खिला देंगी खा लेंगे। बेहतर है, मैं फरमाइश नोट कर लेती हूँ, अफशां ने कहा और वापसी के लिए पलटी। दरवाजे तक गई और फिर दूसरी तरफ झांक कर देखा। खतरा टल गया है। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी। कैसी अपनायत थी उसकी गुफ्तगू में और कैसी प्यारी बातें करती थी। तो खुदा का करना ये हुआ कि महफूज मियाँ उर्स ख़त्म होने से पहले ही चले गए। लेकिन जानते हैं उन्होंने जाकर क्या गुल खिलाया? ओहो, क्या हुआ? हिना बाजी के लिए अपना पैगाम भिजवा दिया। ये हिना बाजी कौन है?
मैंने राजदारी से पूछा। मंजली बाजी का नाम हिना है, सूरत व शक्ल दरमियानी है, रंग साफ है, बस ज़रा नाक मोटी है, और जब चश्मा लगा लेती हैं तो रशीदा बुआ मालूम होती हैं। अफशा दबी दबी आवाज़ फिर उभरी और अफशा ने दांतों तले ज़ुबान दबा ली। कहाँ है अफशा, कहकशां? ये बेगम साहिबा की आवाज़ थी। अंदर है अम्मी, सरफराज भाई के कान खा रही हैं, ना जाने कहाँ कहाँ की उड़ा रही है। मारे गए सरफराज भाई, बचाइए, अफशा ने कहा और फिर जल्दी जल्दी बोलने लगी। बेहतर है भाईजान, तो मैं अम्मी से अर्ज़ कर दूंगी कि आपको कीमा भरे करेले बहुत पसंद हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। और वो मुड़ी, लेकिन दरवाजे में बेगम साहिबा खड़ी थी। तो तुमने सरफराज को यहाँ तंग करना शुरू कर दिया है, बेगम साहिबा ने कहा। नहीं अम्मी जान, मैं तो भाईजान से दोपहर के खाने के बारे में पूछने आई थी। मैं ज़रा बुआ से करेलों के लिए कह दूं, अफशा ने कहा। सरफराज मियाँ, ये बहुत शरीर है, ज़्यादा मुंह मत लगाना वरना तुम्हारे कान खा जाएगी। इस दुनिया में तन्हा हूँ चची जान। अफशा की शख्सियत मेरे लिए अजनबी और अनोखी है, इसे कुछ वक़्त मेरे लिए दे दें, बड़ा सुकून मिलता है इनकी बातों से। तुम्हारी बहन है बेटे, अगर ये बात है तो ठीक है, बस ये तुम्हें परेशान ना करे। तौबा है अम्मी जान, कोई बड़े भाई जान को भी तंग करता है तो मैं कह दूं बुआ से करेले, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरे करेलों को, जा कह दे, अम्मी जान ने हंसते हुए कहा। और अफशा बाहर निकल गई। दरवाजे से निकलते हुए वह रुक कर बोली, कोई ज़रूरत हो तो मुझे तलब कर लीजिएगा भाईजान। बुआ से करेलों के लिए कहकर ज़रा वापस आ जाना अफशा, तुमसे मुझे एक ज़रूरी काम है, मैंने कहा। हाज़िर हो जाऊंगी, अफशा ने कहा और तेज़ी से बाहर निकल गई। बेहद शरीर है वैसे बेटे, दरअसल इनका कोई भाई नहीं है, तरसी हुई हैं भाई के लिए। काश आप मुझे बेटे की हैसियत से कबूल कर लें चची जान, खुदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी अल्फाज में बड़ी अपनायत है, बेगम साहिबा ने कहा। तीसरा दिन था मुझे रशीदुद्दीन के यहाँ क़याम को। ये 3 दिन जिस माहौल में गुजरे थे वो जादुआ था, कैसा सुकून, कैसी अपनायत थी। अफशा के अलावा दरख्शा भी मेरे सामने आ गई थी। 13 साल की बच्ची थी, शबाब की आमद थी, आंखों में हया थी, पाकीज़ा सी शक्ल, पाकीज़ा बातें। वो अफशा की तरह तेज़ो तरार नहीं थी, बल्कि बिल्कुल सीधी सादी थी। अलबत्ता अफशा बेहद ज़हीन और बातूनी थी, और ये हकीकत है कि अगर अफशा मुझे बातों में ना उलझाए देती तो मैं इतना पुरसकून ना रहता। गोया मेरा घर बार, मेरे अजीज़ो अकारब मेरे लिए कोई जज्बात नहीं रखते थे। मैंने कभी घर के अंदर अपनी कोई ख़ास अहमियत नहीं समझी थी, लेकिन बहरहाल मैं वहाँ पैदा हुआ था। मैं किसी से भी कह सकता था कि मेरा मकान वो है, मैं वहाँ रहता हूँ। और अब मैं एक बेसहारा इंसान था। अपने किसे याद नहीं आते, हाँ उन यादों की कैफियत मुख्तलिफ होती है। लेकिन अफशा की पुरमोहब्बत गुफ्तगू, रशीदुद्दीन साहब का अखलास, बेगम साहिबा की मोहब्बत, सब कुछ मेरी कैफियत बदलने के लिए काफ़ी थे। मैं बेहद मुतमिन था, सिवाय इस अज़तराब के कि इन पुरखलूस लोगों पर कब तक बार बना रहूँगा। चौथे दिन मैंने रशीदुद्दीन साहब से साफ गुफ्तगू करने का फ़ैसला कर लिया। मोहतरम, मेरा ख्याल है कि मेहमान नवाजी का वक़्त ख़त्म हो चुका है, अब मुझे मैदान अमल में आने की इजाज़त दें। मियाँ, कुछ करने का जज्बा बहुत काबिल कदर है, लेकिन मेरी सकत एक माँ की है। एक माह तक तुम बगैर किसी तरद्दुद के मेरे मेहमान रहो। 31वें दिन तुम अपने बारे में सोचना और उसके बाद कोई इंतज़ाम कर लेना, रशीदुद्दीन साहब ने कहा। रशीद साहब, आपकी साफ गुफ्तगू से मैं बहुत मुतासर हूँ, लेकिन अगर इस दरमियान ही कुछ कर लूँ तो क्या हर्ज है। दरअसल बात यह है सरफराज मियाँ कि मैं नवाब साहब की वापसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी उनसे मुलाकात बहुत मुख्तसर रही, वो लुधियाना जाने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में गुफ्तगू नहीं कर सका। वो वापस आ जाएं तो तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त कर दूं। वैसे वक्ती तौर पर एक ड्राइवर की जगह है, मगर तुम। रशीदुद्दीन साहब खामोश हो गए, मैं भी खामोश हो गया। एकदम जहन में यह ख्याल आया था कि मैं सिर्फ यही हैसियत रखता हूँ। क्या मेरी सलाहियतें इस कदर जंग आलूद हैं कि जागीरदार साहब की आग कर देने के बाद कोई मामूली सी मुलाजमत करूँ और कसम पूरी में ज़िंदगी गुजार दूँ। फिर आखिर कुछ तो करना था, कोई लाहे अमल तो बनाना था। सोचता रहा और फिर फौरी तौर पर कुछ फ़ैसले कर लिए।
बेहतर हालात की तरफ छलांग लगाना नामुमकिन है। इब्तदाई सीढ़ी पर कदम रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी मुलाजमत कर ली जाए, कुछ रकम पस अंदाज की जाए और फिर इस मुल्क से बाहर निकल जाया जाए। ऐसी ज़िंदगी में अपनाई जाए जो शयान शान हो। बेशक इसके अलावा कुछ और नामुमकिन है। दूसरों के टुकड़े उनके लिए जो नकम्मे हों, मेरी सलाहियतें आम इंसानों से अफसल हैं। चुनाचा काफ़ी देर के बाद मैंने रशीदुद्दीन साहब को मुखातब किया। रशीदुद्दीन साहब, जी फरमाइए। मैं आपके गौर खौज की वजह से खामोश था। आपने ज़िंदगी का तवील सफ़र तय किया है और जो कुछ मेरे सामने है उससे अंदाज़ा होता है कि नहायत खुश असलूबी से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वल्लाह, लड़ाई का मोड़ चौपड़ कर दिया, बड़ी खुशी करने वाली बातें कह दी, वरना मैं तुम्हारी इस खामोशी पर एक नक्शा जंग तरतीब दे चुका था। रशीदुद्दीन साहब हंसते हुए बोले, मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। रशीदुद्दीन साहब, क्या कहना चाहते हो? आप नेक नफ्स इंसान हैं रशीदुद्दीन साहब, इसीलिए आपने ना तो मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछा और ना कुछ सोचा और मुझे अपने मकान में जगह दे दी। आखिर क्यों? यहाँ एक बात कहूँ, दरअसल पूरी ज़िंदगी खुदा के खौफ में गुजारी है। कोशिश की है कि किसी को मेरी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचे और अब खुदा की ज़ात पर एतमाद की इस मंजिल पर हूँ कि वो हर लम्हा मेरी हिफाजत करता है। अपने सारे मामलात उसी पर छोड़ दिए हैं, वो जाने और उसका काम। इसमें मदाखलत मुझ जैसे गुनाहगार को कहाँ रवा है। तुम मिले, दिल को भाए, बुला लिया। मेरी क्या औकात है जो तुम्हारी खिदमत करूं? तुम क्या हो ये पूछना अल्लाह पर एतमाद को ठेस पहुंचाता है। आप बेहद अजीम इंसान है रशीदुद्दीन साहब। जब आप मुझे अपने बच्चों में जगह दे चुके हैं तो मेरे ऊपर भी तो कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं। मुमकिन है? रशीदुद्दीन साहब मुस्कुराते हुए बोले, मैं अपनी मुकम्मल तफसील आपको नहीं बता सकता। यूँ समझ ले कि ज़िंदगी कभी तरद्दुद में नहीं गुजारी। अचानक एहसास हुआ कि दुनिया में बेमकाम हूँ और घर से निकल खड़ा हुआ। बेहतर वक़्त के इंतज़ार में वक़्त ज़ाया नहीं कर सकता। आप खुद समझते हैं कि लम्हात की क्या कीमत है। दिन में जो लम्हात ज़ाया हुए उनका सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। मुनासिब बात है, तब बराहे करम एक माह की कैद ना लगाएं। आपने ड्राइवर की मुलाजमत की बात की है। हाँ, फिर मैं ड्राइविंग भी जानता हूँ। तो क्या, बराहे करम मुझे मुलाजमत दिलवा दें, लेकिन मियाँ तालीम याफ्ता हो, इसलिए पूरी दयानतदारी से मुलाजमत करूँगा ताकि मेरे इल्म की तौहीन ना हो। गौर कर लो, मेरा ख्याल है कि नवाब साहब की वापसी पर तुम्हें कोई उम्दा मुलाजमत दिलाई जाए। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसका फौरी बंदोबस्त कर दें। मैंने लिहाजा से कहा, दिल खुश नहीं है, लेकिन तुम्हारी अजमत का सिक्का दिल पर बैठ रहा है। बहरहाल अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो बेगम साहबा से कल बात करूँगा। मैं शुक्रगुजार होऊंगा, मैंने जवाब दिया और रशीदुद्दीन साहब खामोश हो गए। दूसरा दिन भी हस्बे मामूल था। अफशा से गपशप रही, दरख्शा भी शर्माई हुई, 2-3 बार आई, लेकिन दोपहर को एक अजीब वाक़या पेश आया। अफशा की ज़ुबानी मालूम हुआ कि बेगम साहबा पड़ोस में किसी तकरीब में शरीक हैं और आज पूरा दिन वहीं गुजारेंगी। बेगम साहबा मुझसे कुछ कहकर नहीं गई थी। बहरहाल मैंने भी बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया तो अफशा कहने लगी, वाह भाईजान, आप आज कहीं नहीं जाएंगे? क्यों? अम्मी जान कह गई हैं कि हम लोगों ने कहा है कि हम अकेले रहेंगे। तो अम्मी जान ने कहा है कि सरफराज भाईजान जो मौजूद हैं। ओह, और मैं खामोश हो गया। लेकिन बेगम साहबा के इस एतमाद ने मेरे दिल पर गहरा असर किया था। चुनाचा मैंने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और एक किताब लेकर लेट गया। वक़्त गुजरता रहा। अफशा से कई मुलाकातें हुईं। खाने का वक़्त हो गया। अंदर से अफशा की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। बहरहाल मैंने अभी खाने के बारे में सोचा भी नहीं था कि अचानक अंदरूनी दरवाजे पर आहट सुनाई दी। अफशा, मैंने पुकारा, लेकिन जवाब नदारद। हाँ, पर्दे के पीछे किसी वजूद का एहसास ज़रूर था। अफशा, मैंने फिर पुकारा। अफशा मौजूद नहीं है सरफराज साहब। एक लरजती सी अजनबी आवाज़ उभरी और मैं चौंक कर उठ गया। लेकिन अभी जो कुछ सोच भी नहीं सका था कि पर्दा हटा और एक खूबसूरत सी लड़की नीची निगाह किए अंदर आ गई। उम्र 20 साल के करीब होगी। खिलता हुआ शरबती रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी के सारे लवाजमात से मशहूर कुन। दोनों शीरीं
दोनों शरीरें अंदर कोठी में चली गई हैं, खाने का वक्त हो गया है। यूं भी अम्मी जान ने मुझे आपके सामने आने की इजाज़त दे दी है, उसी शीरी आवाज़ ने कहा। गालबन आप कहकशां हैं? जी हाँ। वो खाना रखकर खड़ी हो गई। हालांकि उसका काम ख़त्म हो गया था, उसे वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन अजीब से अंदाज में वो खड़ी थी। शुक्रिया कहकशां बीबी, आपको जहमत करना पड़ी, मैंने सादगी से कहा। शर्मिंदा ना करें, मैंने तो आपकी कोई खिदमत नहीं की, हालांकि ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। लरजती आवाज़ बहुत कुछ कह गई और मुझे उसकी उम्मीद ना थी। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या ये अल्फाज सादगी से कहे गए हैं या इनकी तय में कोई जज्बा है? मैं सोचता रह गया। खाना ठंडा हो जाएगा, शीरी आवाज़ ने कहा। हाँ, मैं खा लूँगा। अभी खा लीजिए मेरे सामने। आवाज़ में हल्की सी शोखी आ गई और मुझे संभलना पड़ा। रशीदुद्दीन साहब की मुशफ़िक सूरत मेरी निगाहों में घूम गई। ज़रा सी भी लग़ज़श हो गई तो कायनात हिल जाएगी, भरम टूट जाएगा, मुझ पर से भी और खुदा पर से भी। उस शख्स ने सब कुछ खुदा को सौंप दिया है। आपने खा लिया कहकशां बीबी? अभी नहीं। तो जाइए, आप भी खा लीजिए। मैं आपको खाते हुए देखना चाहती हूँ। मुस्कुराहट और भी शौक हो गई। अच्छा तो बैठ जाइए। शुक्रिया। वो बैठ गई और मैंने सपाट निगाहों से उसे देखा। कहकशां खूबसूरत थी, लेकिन जुलेखा से ज़्यादा नहीं। जुलेखा चांद का टुकड़ा थी और मैं उसे ठुकरा चुका था। मैंने खाना शुरू कर दिया और वो बैठी मुस्कुराती रही। फिर जब मैं खा चुका तो उसने शिकायती अंदाज में कहा, हम बता चुके थे कि हमने खाना नहीं खाया, लेकिन आपने हमें खाने के लिए पूछा भी नहीं। छोटी नहीं, भाइयों से शिकायत नहीं करती कहकशां। मैंने तिलस्म तोड़ा और कहकशां धक से रह गई। सरफराज साहब, उसने सहरज़दा से अंदाज में कहा। बुरी बात बेटे, बड़े भाइयों के नाम नहीं लिए जाते, मैंने मोहब्बत से कहा। सरफराज साहब, वो एहतजाजी अंदाज में बोली। भाईजान, सिर्फ भाईजान, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दिल में एक अजीब सी रोशनी हो गई थी। तबीयत पर इनबसात की सी कैफियत थी और ये खुदा का शुक्र था कि उसके एक गुनाहगार बंदे ने उसका भरम कायम रखा था। कहकशां अजीब अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। अजीब हालात में हमारी मुलाकात हुई है कहकशां। तुम बेहद प्यारी हो, बहुत खूबसूरत। कोई भी नौजवान तुम्हें देखकर दिल पकड़ सकता है, लेकिन मेरी बहन, तुम सिर्फ मेरी बहन हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम्हें मैं भाई की हैसियत से पसंद नहीं हूँ? और कहकशां की आंखों से आंसू टपक पड़े और फिर वो सिसकियाँ लेती हुई बोली, मेरी खता नहीं है भाईजान, मेरी खता नहीं है। बर्तन रख दो कहकशां, बैठो, मुझे बताओ क्या बात है। अबू जान अम्मी से कह रहे थे कि सरफराज अच्छा लड़का है, अगर मुलाजम हो जाए तो कहकशां के लिए कैसा रहेगा। बस उस वक़्त से मुझसे भूल हो गई। मैं रशीदुद्दीन साहब से झगड़ा करूँगा, उनसे कहूँगा कि उन्होंने मेरी बहन को आखिर क्या समझा। मैं खुद उसके लिए उम्दा सा दुल्हा तलाश करूँगा। वाह, कोई मेरी बहन ऐसी गई गुजरी है कि मुझ जैसे आदमी से उसकी शादी की जाए। भाईजान अल्लाह, अबू जान से कुछ ना कहें, आपको मेरी कसम, गलती मेरी है, अबू जान से कुछ ना कहें। अच्छा नहीं कहेंगे, बस एक बार बड़े प्यारे भाईजान कह दो, मैंने कहा। भाईजान, वो दौड़कर मुझसे लिपट गई और मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी प्यारी सी बहन, बस जाओ, शाबाश, इन तमाम बातों को जहन से निकाल दो। मैंने उसके आंसू पूंजे और उसने बर्तन उठा लिए। फिर वो बर्तन उठाए हुए दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन अचानक बर्तनों का छनाका सा सुनाई दिया और मैं उछल पड़ा। अरे क्या हुआ? मैं अंदरूनी कमरे की तरफ भागा और दूसरे कमरे में पहुंचकर मैं हक्का बक्का रह गया। मंजर ही इतना अजीब था कि मेरे भी हवास गुम हो गए। कहकशां दरवाजे के करीब मुंह फाड़े खड़ी थी और कमरे के बीचों बीच ऐन दरमियान में साफ सुथरी ज़मीन पर रशीदुद्दीन साहब सजदा रेज थे। बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या था। ये सजदा रेजी कैसी थी? क्या रशीदुद्दीन साहब बेहोश थे? क्या हुआ था ये सब? मैं बेचैनी से उनके करीब पहुंचकर झुका। रशीदुद्दीन साहब, और उन्होंने गर्दन उठाई। उनकी आंखें रुखसार और दाढ़ी आंसुओं से तर थी। रशीदुद्दीन साहब, मैंने परेशानी से कहा। मियाँ, रो लेने दो, और उसके हजूर आंसुओं के नजराने के अलावा और क्या पेश किया जा सकता है? क्या दूं उसे? रशीदुद्दीन साहब भराई हुई आवाज़ में बोले। क्या हो गया है आपको? उठिए तो सही।
शादी मर्ग हो गया है। मुझ जैसे गुनाहगार को उसने कैसा नवाजा है। क्या उसने मेरे खलूस का भरम रखा है। रशीदुद्दीन साहब, पेट का हल्का हूँ मियाँ, खुशी की कोई बात नहीं छुपा सकता। आओ तुम दोनों मेरे साथ आओ। उन्होंने कहा। कहकशां का और मेरा हाथ पकड़कर मेरे कमरे में आ गए। बैठ जाओ तुम दोनों। और उन्होंने कहा। हालात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहे थे, लेकिन जो कुछ मैं समझ रहा था बड़ा सनसीखेज था। बहरहाल मैं बैठ गया। कहकशां अलबत्ता ज़मीन में गड़ी जा रही थी। कहकशां बेटे, एक बात का यकीन कर लो, मैं तुम्हें उसी तरह पाक व साफ बेगुनाह समझता हूँ जिस तरह इससे कबल। दरअसल वालिदैन पर अहम फ़राइज़ होते हैं। इनमें यह फ़र्ज़ भी शामिल है कि औलाद के बारे में गुफ्तगू करते वक्त मोहतात रहें और उनके जहनों के लिए बोझ ना बने। हाँ, शर्माने की बात नहीं है। मैं अपनी कई गलतियाँ तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन गलतियों में और खुशियों में खुशियों का पल्ला भारी है। इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ कहने दो। इत्तफाक की बात है कि मैं सरफराज मियाँ को एक खुशखबरी सुनाने आ रहा था, इसलिए ना वक्त आ गया। तुम्हें तलाश कर रहा था और ये भी इत्तफाक है कि वो आवाज़ नहीं दी, और ये उस वक़्त की बात है जब तुम खाना लेकर अंदर दाखिल हुई थी। बेटी, इस गुनाहगार ने सारी बातें सुन ली और उसके बाद मुझसे सब्र ना हुआ और सजदा रेज़ हो गया। रशीदुद्दीन साहब, अबू जान, मेरे और कहकशां के मुंह से बीक वक़्त निकला। सरफराज बेटे, तुम्हारी चमकदार पेशानी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आला नस्ब के इंसान हो। तुम्हारी रगों में शरीफ खून है। पेशमान इसलिए नहीं हूँ कि खुशियों का पल्ला भारी है, वरना शायद तुम पर अहिया ना होता। गौर करो उस इंसान पर जिसे तुम जैसा साले बेटा मिल जाए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं रशीदुद्दीन साहब। बाखुदा शर्मिंदा मत हो, बल्कि मेरी खुशी में शरीक हो जाओ। हाँ, मैं मुजरम हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में इस अंदाजे में सोचा था। मैं जानता हूँ कि कहकशां को अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हारे जैसा भाई भी रोए ज़मीन पर होगा। आप मुझे कांटों में घसीट रहे हैं रशीदुद्दीन साहब। मुझसे जो कुछ हुआ वो इंसानी फ़र्ज ज़मीर की आवाज़ थी। अबू जान, मैं शर्मिंदा हूँ। अबू जान, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कहकशां रोते हुए बाप से लिपट गई। पगली कहीं की, गलती मेरी है और शर्मिंदा तू है। भरोसा कर ले मेरी बात पर कि मेरा दिल तेरी तरफ से आईने की तरह साफ़ है, और भरोसा कर ले इस बात पर भी कि मैंने ये कहानी सीने में दफन कर ली है। मेरे प्यारे अबू जान, कहकशां ने रशीदुद्दीन साहब के सीने पर सर रख दिया और वह मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। तो भाई, खाना तो हम खा चुके हैं, लेकिन इस वक्त खुशी में फिर भूख लगने लगी है, इसलिए कुछ खिलाओ। रशीदुद्दीन साहब ने प्यार से कहा। मैं लाती हूँ, कहकशां ने कहा और बाहर चली गई। रशीदुद्दीन साहब मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे और मैं ख्वा शर्मिंदा हो रहा था। भाई, तुम्हारे बारे में अचानक तजस्सुस बढ़ गया। जी, मैं नहीं समझा। मैंने कहा, अब ये जानना ज़रूरी हो गया है कि तुम किस ख़ानदान के चश्मो चिराग हो। एक गुजारिश करूँगा, मैंने संजीदगी से कहा। सिर्फ इस बात से परहेज़ करें, मैं जो कुछ हूँ उसी पर इत्तफाक करें। ओहो, क्या ये बहुत ज़रूरी है। जी, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। बेहतर है मियाँ, गो तजस्सुस और बढ़ गया है, लेकिन खैर, दरअसल सरफराज मियाँ 5 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए मैंने जो कुछ सोचा उस पर तुम मुझे मुजरम नहीं करार दे सकते। कतई नहीं। आप ये तसव्वुर भी ज़हन से निकाल दें। तुम इस कदर नफीस इंसान हो कि आज के बाद से जो कुछ कहोगे उस पर ज़रा बराबर शक नहीं करूँगा। मैंने एहसास शर्मिंदगी को ज़हन से निकाल दिया है। थोड़ी देर के बाद कहकशां खाना ले आई और एक बार मुझे फिर उन दोनों बाप बेटियों के साथ शरीक होना पड़ा। वैसे दिल में मैंने उन सब की अजमत का एतराफ़ किया था। दरअसल मसले सुलझाने के सिलसिलों में हम बहुत ज़्यादा जज्बात से काम लेते हैं और नतीजे में मसलों की शक्ल मसक हो जाती है और नए नए मसले पैदा हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ एक ख्याल जहन में रखा जाए तो बहुत सी उलझनें ख़त्म हो सकती हैं। वो ये कि इंसान खता का पुतला है। फरिश्ते सिर्फ आसमान पर अपने खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की हम्दो सना करती हैं। हर इंसान से पहले और गलतियां सरजद होती हैं। इसे इंसान ही समझा जाए, फरिश्तों का दर्जा ना दिया जाए तो इंसानियत के बहुत से असूल तय हो सकते हैं। अगर रशीदुद्दीन साहब इस बात पर शोरो गोगा करते
کہکشاں کو سرزنش کرتے، مجھے برا بھلا کہتے تو بات ایک کان سے دوسرے کان میں بھی جا سکتی تھی۔ کہکشاں جیسی سادہ لڑکی شرم سے خودکشی بھی کر سکتی تھی اور نہ جانے کیا کیا ہوتا، لیکن رشید الدین صاحب نے انسانی اصول سامنے رکھے، انسان کی شخصیت کو سامنے رکھا اور ایک بہت بڑی الجھن چٹکیوں میں رفع ہو گئی تھی۔ کھانے کے رشید الدین صاحب نے چائے کی فرمائش کی، پھر بولے، دراصل میں نے خوشخبری کا ذکر بھی کیا تھا۔ جی ہاں، میں اس کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے بیگم صاحبہ سے تمہارے بارے میں گفتگو کی تھی۔ جی بھئی، وہ لوگ میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ نواب صاحب کے انتظار کی کیا ضرورت ہے، تمہیں رکھ لیا جائے۔ واقعی خوشخبری ہے، میں نے مسرت سے کہا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ کہنے لگیں، تمہاری حیثیت ڈرائیور کی نہیں ہوگی، اس گھر کے ایک فرد کی مانند رہو گے۔ میں انہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو کل سے کام شروع کر دو۔ ویسے تنخواہ معقول ہے، تمہارے خیال میں کتنی تنخواہ ہونی چاہیے تمہاری؟ جو آپ کے خیال میں درست ہو۔ بہرحال 350 روپے علاوہ دوسری مراعات کے رہائش کے لیے میں نے بیگم صاحبہ سے منع کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ انتہائی مناسب، میں نے کہا۔ تو بس میاں، کل سے بسم اللہ کرو، رشید الدین صاحب نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔